सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोमेट्री। तो आरएसी का पहला से फेज ख़त्म हो चुका है। अब हमको रेफ्रिजरेशन जो है ख़त्म हो चुका है, तो अब हमको जो है एयर कंडीशनिंग शुरू करनी है। तो एयर कंडीशनिंग में सबसे पहला चैप्टर है वो हमारा है साइकोमेट्री। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साइकोमेट्री है क्या। द साइकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मॉइस्ट एयर। कहने का मतलब क्या है, कि साइकोमेट्री जो है वो इंजीनियरिंग साइंस की एक ब्रांच है जो हमें स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं मॉइस्चर की। मॉइस्चर का मतलब हमारी ऐसी हवा जिसके अंदर क्या है, वाटर वेपर मौजूद है। ठीक है, मॉइस्ट बोलते हैं, यानी वाटर जो है वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं मॉइस्चर। ठीक, देखो द ड्राई एयर इज मिक्स विद वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी। हाँ, ये बता भी रहा है, जो कि क्या है कि ड्राई एयर जो वाटर वेपर में जिसमें मिक्स है, या फिर जिसमें कह सकते हैं ह्यूमिडिटी है यानी नमी है। It includes the study of the behavior of the dry air and the water vapor mix under the various sets of conditions। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि अलग अलग स्टेज में जब हमारा वाटर वेपर उस एयर के अंदर जो मौजूद है, तो वो एयर कैसे बिहेव करती है, इस चीज़ को हम इसमें जनरली साइकोमेट्री में हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है भाई ड्राई एयर क्या है। देखिए यहाँ पे द ड्राई एयर क्या है। द ड्राई एयर इज अ मिक्सचर of the number of the gases such as the nitrogen, oxygen, carbon dioxide, hydrogen, argon, neon, helium etc. जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एयर के अंदर वो कौन कौन से हैं, वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। इनमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वॉल्यूम वाइज भी और मास वाइज भी सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज होता है तो वो होता है नाइट्रोजन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो वॉल्यूम कितनी है, 78.03 और बाई मास है 75/47। ठीक, कहने का मतलब अगर मैं 100 मीटर क्यूब, हाँ 100 मीटर क्यूब अगर मैं कहीं से एयर निकालता हूँ तो उसमें क्या होगा, 78 मीटर क्यूब का जो हिस्सा होगा वो केवल उसमें नाइट्रोजन होगी। ठीक है, और अगर मैं 1 kg एयर लेता हूँ तो उसके अंदर करीब 750 ग्राम जो है वो कितना होगा, नाइट्रोजन ही होगा। ठीक है, उसके बाद आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आर्गन, जो तीसरा जो मेन है वो है आर्गन, और आर्गन के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और बहुत सारी और गैसेस पाई जाती है। तो अगर यहाँ पे देखो सबका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, उनके परसेंटेज के साथ जब मैं इसका एवरेज निकालता हूँ तो मॉलिक्यूलर एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट आता है, ठीक है, यहाँ से इनको उसके परसेंटेज के हिसाब से पहले निकालता हूँ तो ये करीब आता है जो है 28.66। कैसे निकाला गया है ये अभी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जान के चलिए कि ये आता है 28.966 आता है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, या कह सकते हो कि करीब 29 के आसपास। ठीक, द गैस कांस्टेंट फॉर द एयर के लिए गैस कांस्टेंट कितना होता है, इसी को अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट जो है आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की जो वैल्यू होती है हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था वो कितनी होती है, 8.314 ऐसे करके होती है ना, कुछ 8.314 किलो जूल पर केजी के आसपास ऐसे कुछ होती है। तो हमको क्या करते हैं, इस आर बार है ना, ठीक है, आर बार को क्या करते हैं, जो यूनिवर्सल हीट गैस कांस्टेंट है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो ठीक है, तो वो आर की वैल्यू दे देगा। ठीक, ये आर बार क्या है, आर बार सारी गैस के लिए सेम होता है। ठीक है, यूनिवर्सल हीट गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन होती है। और आर का जो होता है, जैसे पार्टिकुलर गैस के लिए जो हम लगाते हैं पीबी बराबर MRT। ठीक है, पीबी इक्वल टू MRT जब हम लगाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पीबी इक्वल टू MRT। यहाँ पे देखिए, हाँ पेंट, ठीक है, जो पीबी इक्वल टू MRT लगाते हैं आप, दो चीज़ पढ़ा होगा ना, पीबी इक्वल टू MRT, पीबी इक्वल टू म्यू RT। तो यहाँ पे जो आर होता है ना, वो आर बार नहीं होता है, वो उस गैस के लिए पर्टिकुलर होता है जिस गैस के लिए हम यूज़ करते हैं। पीबी बराबर है, मान लीजिए एयर के लिए है तो एयर का जो प्रेशर होगा वॉल्यूम होगा और उसका जो मास होगा, और डिवाइड बाई एयर के लिए ये एयर का जो है हीट गैस कांस्टेंट। अगर मैं पीबी इक्वल टू म्यू RT यूज़ करता हूँ, ठीक है, म्यू, तो यहाँ पे आर के बजाय मुझे आर बार यूज़ करना होता है। ठीक है, आर बार, और ये सारी गैस के लिए सही होता है। म्यू होता है नंबर ऑफ द मोल्स, और यहाँ पे क्या है, मास में रखते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये यूनिवर्सल हीट गैस कांस्टेंट है और ये हीट गैस कांस्टेंट है। ठीक, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो एयर के लिए जो आती है वैल्यू वो आती है 0.874 किलो जूल पर केजी, और अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूँ तो
ठीक है, किलो जूल है, इसको तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक, अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है एयर के केस में, क्या वाटर के केस में, क्या वाटर मान लिया कि अगर भाप बन के, ठीक है, वो सुपर हीटेड स्टेट में चला गया तो क्या हो जाएगा, वो एयर के अंदर मिक्स अगर हो गया तो वाटर का तो जैसे एटॉमिक वेट तो सेम रहेगा, एटॉमिक वेट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वाटर कैसे मिलकर बना होता है भाई, H2O, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, तो इसका एटॉमिक वेट निकालोगे तो वो आएगा करीब 18। ठीक है, यानी 2 इसका और 8 इसका होता तो 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, इसका 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो उस हिसाब से निकालिए तो आता है 18 करीब। तो 18 के को फिर क्या करेंगे, वही का जो है 8.314 से डिवाइड कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से, तो इसके लिए आ जाएगा जो वाटर वेपर के लिए वो आ जाएगा 0.416 किलो जूल पर केजी। ठीक, अब इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आगे इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो हाँ डेंसिटी भी आ रही है। डेंसिटी क्या होती है कि एक अगर मान लीजिए कि ये कोई चैम्बर है 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर, ठीक है, एक क्यूब है 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर ऊंचा, और उसके अंदर मान लिया कि ड्राई एयर भरी है, तो और उसका प्रेशर कितना है, एम्बिएंट प्रेशर। ठीक है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि होता है 1.0135 बार, और इस प्रेशर पे, ठीक है, अगर इसके अंदर मैं निकालूं कि एयर कितने ग्राम है कितने है तो कितनी एयर है, तो वो हो जाएगी 1.293 किलो जूल पर मीटर केल्विन, ये इतनी एयर होती है। अब बात करते हैं मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर क्या होता है, मॉइस्ट एयर इज द मिक्सचर ऑफ द ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। ठीक, द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर डिपेंड्स अपॉन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ठीक, ये बता रहा है मॉइस्ट एयर क्या होता है। मॉइस्ट एयर जल्दी होता है वो हमारा होता है वाटर वेपर और ड्राई एयर का मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो, तो वाटर वेपर और ड्राई एयर का क्या होता है, मिक्सचर होता है ये। अब इसमें क्या, द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट, ठीक है, इन द एयर डिपेंड्स, हाँ, जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इसके अंदर प्रेजेंट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जनरली वो डिपेंड करता है उसके प्रेशर के ऊपर। ठीक है, और दूसरा क्या डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लिया कि गर्मियों में क्या होता है, जैसे आप एयर की बात कर लो, अपने एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर लो, ठीक है, हमारे चारों ओर जो हवा है उसमें क्या होता है कि वाटर का वेपर होगा ना, उसका क्वांटिटी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब गर्मियों में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि जो है पानी ज़्यादा भाप बन के, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पानी भी ज़्यादा भाप बन के क्या हो जाता है, वो मिलता रहता है हवा में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हवा में मिलता रहता है, एटमॉस्फेरिक एयर में मिलता रहता है। और दूसरा क्या है कि उसके प्रेशर के ऊपर, अगर मान लो कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे क्या है प्रेशर कम है, तो ये तो पता है कि प्रेशर का डायरेक्ट टेम्परेचर जो है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उसके वेपर प्रेशर से ज़्यादा है। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो कोई भी चीज़ बॉयल करने लगती है। ठीक है, तो अब मान लिया कि वाटर वेपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लो है, ठीक है, तो हाई एल्टीट्यूड पर जैसे जाते हैं हम देखते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होता है, वाटर जल्दी बॉयल कर लेता है ना। तो ऊपर देखे होगे कि आप जो है पहाड़ों के ऊपर क्या धुंध सी रहती है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो वाटर वेपर जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, बहुत तेज़ी से वेपराइज करता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है। और जितना नीचे आते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाता है, तो इस वजह से क्या होता है, वाटर जल्दी वेपराइज नहीं करता, वो अपने वेपर प्रेशर को अचीव नहीं कर पाता, इसलिए क्या होता है, वो जल्दी वेपराइज नहीं होता। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, कितने वाटर में जो है एयर वाटर का वेपर उसके अंदर मिक्सचर होगा उस पर डिपेंड करता है। फिर क्या होता है, सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द एयर, ड्राई एयर एंड द वाटर वेपर व्हेन द एयर हैज़ द डिफ्यूज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर इनटू इट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि देखो क्या होता है कि अब मान लिया कि टेम्परेचर जैसे किसी भी चीज़ का बढ़ाते जाते हैं तो वाटर क्या होगा, ये कंटेनर है, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये क्या है, हाँ ये क्या है, मान के चलिए कि ये एक कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, वाटर रखा है। ठीक है, ये वाटर है, ठीक है।
अब क्या करेंगे कि नीचे से मैं इसको हीट देना शुरू करूँगा, ठीक है, इसको हीट देना शुरू करूँगा, मान लिया क्यों दे रहा हूँ हीट, तो वाटर क्या होगा, ये वेपराइज होगा, ठीक है, ये वेपराइज होगा ऐसे, ठीक। और इसके अंदर मान लिया ये एयर थी, कुछ एयर थी, एयर के मालिक्यूल से ऐसे, तो वाटर वेपराइज होना शुरू करेगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, वेपराइज होकर इसके अंदर जाएगा, फिर एक मैक्सिमम लिमिट आएगी, उसके बाद क्या होगा, वाटर वेपराइज करना बंद हो जाएगा। यानी इस पहले इसमें मान लिया कि जो है एयर के मालिक्यूल्स थे, फिर क्या हो जाएगा कि इसमें वाटर के मालिक्यूल्स इसके अंदर पहुंचना शुरू करेंगे। ये वाला डार्क वाला जो आप देख रहे हैं, मान लिया वाटर के मालिक्यूल्स, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कि क्या हो जाएगा कि ये वाटर मैक्सिमम पहुंच गया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर नहीं पहुंच सकता उस एयर के अंदर, तो वो बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलेंगे जो है हम उसको बोलेंगे, ठीक है, हम उसको बोलेंगे सैचुरेशन कंडीशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर था, ठीक है, इसका टेम्परेचर, इसमें हीट में देता गया, देने की वजह से क्या हुआ कि वाटर वेपराइज होना गया और एयर के अंदर मिक्स होता गया। लेकिन एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ये अपनी मैक्सिमम अमाउंट पे पहुंच जाता है, उससे ज़्यादा अब इसके अंदर जो है वाटर का वेपर मिक्स नहीं हो सकता इस एयर के अंदर, उसको कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन, ठीक। तो हाँ, सैचुरेशन कंडीशन, ठीक है। और एयर को बोलते हैं, तो उस एयर को बोलते हैं, ठीक है, जो पहले एयर कितनी थी, कैसे थी, ये देख रहे हो, पहले कम थी, अभी कितनी हो गई, इसके अंदर ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर के मालिक्यूल्स इसके अंदर पहुंच चुके हैं, तो ये हो गई सैचुरेटेड एयर, ठीक है। इससे ज़्यादा अब इसके अंदर एयर नहीं आ सकती, ठीक। तो इस एयर को बोल दिया मैं, जिसके अंदर वाटर वेपर भी मैक्सिमम अमाउंट में पहुँच चुका है, उसको बोलूँगा मैं सैचुरेटेड एयर, ठीक। अब आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बताता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन द यूनिट मास of dry air to the mass of water vapor in the same mass of dry air when it is saturated at the same temperature, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि जैसे मान लिया कि ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ये कोई वॉल्यूम है, इसके अंदर क्या है कि एयर है, अब एयर है प्लस क्या है, वाटर वेपर भी है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वाटर वेप, ये ब्लू वाला निशान जो है, ठीक है, ये वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स को डिपेंड कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो है ब्लैक वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स को। अब यहाँ पे देखोगे क्या है कि ये एक्चुअल कंडीशंस में मान लिया सैचुरेशन कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर कम है, और जैसे एयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर की मात्रा कम है। अब मान लिया सैचुरेशन कंडीशन में आ गई, सैचुरेशन कंडीशन में क्या होगा कि वाटर का लेवल बढ़ेगा, अगर सैचुरेशन कंडीशन आ गई, ठीक है, वो अपने मैक्सिमम पे जाएगा, तो मान लिया कि ये अब यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है, ये कहीं यहाँ इतना पहुँच गया कि वाटर वेपर मैक्सिमम हो गया, और एयर के अंदर उतनी ही एयर के अंदर वाटर वेपर अपनी मैक्सिमम कंडीशन पे पहुँच गया। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है कि एक्चुअल कंडीशंस में हमारा कितना है मास, ठीक है, 1 kg हमारी ड्राई एयर के अंदर कितना वाटर वेपर मौजूद है, डिवाइड बाई 1 kg वाटर वेपर में हमारा कितना, 1 kg वाटर वेपर में हमारा सैचुरेशन कंडीशन में कितना वाटर वेपर मौजूद है। मैं रिपीट करता हूँ फिर से, देखो, एक्चुअल कंडीशन में 1 kg ड्राई एयर के अंदर कितना वाटर वेपर मौजूद है, डिवाइड बाई सैचुरेशन कंडीशन के अंदर हमारा, जब एयर हमारी सैचुरेटेड है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर पहुंच चुका, उस कंडीशंस में जो है 1 kg ड्राई एयर के अंदर कितना हमारा वाटर वेपर मौजूद है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू से, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हो आप, नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये ऐसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फिर आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या बताती है, ह्यूमिडिटी बताती है इट इज़ द मास ऑफ द वाटर वेपर, इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये 1 kg ऑफ ड्राई एयर, यानी 1 kg ड्राई एयर के अंदर, मान लिया 1 kg कोई ड्राई एयर है, ठीक है, 1 kg एयर है ड्राई एयर, उसके अंदर वाटर वेपर कितना मौजूद है, ठीक, तो वो बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये 1 kg ऑफ ड्राई एयर, 1 kg
ड्राई एयर के अंदर कितना हमारा वाटर वेपर मौजूद है, ठीक है। एंड इट इज जनरली एक्सप्रेस इन ग्राम पर केजी। जनरली क्या होता है, वाटर वेपर बहुत कम होता है, ठीक है, तो इसको केजी में ना लिख के हम जनरली हम लिखते हैं ग्राम में, ठीक है, कि इतने ग्राम हमारा वाटर वेपर जो है, वाटर के इतना ग्राम हमारे 1 केजी एयर के अंदर, ड्राई एयर के अंदर मौजूद है, तो उसको बोलते हैं हम ह्यूमिडिटी, ठीक है। और या इसको ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 3 नाम हैं, एक जनरल ह्यूमिडिटी बोल देंगे, ठीक है, या बोलेंगे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो। तो आपको जो यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जनरली दिया रहेगा या ह्यूमिडिटी रेशियो दिया रहेगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी जनरल हम लोग अपने आपसी बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो दिया होगा। फिर आती है स्पेसिफिक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, इट इज़ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाले, यहाँ पर 1 केजी ऑफ ड्राई एयर था, और जब एब्सोल्यूट की बात करेगा तो 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर की बात करें। मान लिया कि एक कोई बॉक्स है, एक क्यूब है जो कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा है, तो उसमें ड्राई एयर है और वाटर वेपर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो बताएगा कि भाई 1 मीटर ड्राई एयर के अंदर कितनी, ठीक है, कितनी मात्रा में हमारा वाटर वेपर मौजूद है, तो उसको बोलेंगे हम क्या, जो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब मज़े की बात यहाँ पे ये है कि इसको भी, वाटर वेपर को तो ग्राम में निकाला जाता है, ठीक है, कि इतने ग्राम हमारा वाटर है, लेकिन वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब है ना यहाँ पे, तो इसलिए मीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। और जो जितना हमारा वाटर वेपर है उसको किस में निकालेंगे हम, जो है ड्राई एयर, उसमें ग्राम में, ठीक, कि इतने ग्राम हमारा वाटर वेपर मौजूद था। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया। फिर आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम, ठीक, ऑफ मॉइस्ट एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम इन द सैचुरेटेड एयर, ठीक है। ये क्या बताता है, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लो कि ये कोई वॉल्यूम है, हमें नहीं पता कितना वॉल्यूम है, ठीक, कोई भी चीज़। अब एक्चुअल कंडीशन में इस वॉल्यूम के अंदर कितना एयर भी है और वाटर वेपर भी है, तो मैं केवल किसकी बात कर रहा हूँ, इसमें बात कर रहा हूँ। मान लिया कि ये ब्लू वाला, यहाँ पे चलो बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ठीक, ये कोई क्या है, यहाँ पे देखिए, ये कोई जो है हमारा है वॉल्यूम, ठीक है, कितना वॉल्यूम है इसको मेरे को नहीं पता। अब ये कह रहा है कि इस वॉल्यूम में क्या होगा, कुछ एयर होगा, ठीक है, ये मान लिया कि कुछ एयर है, ठीक, और इसमें कुछ क्या होगा, हमारा वाटर वेपर होगा, ठीक है। ये मान लिया कुछ, ये ब्लू वाला जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये ब्लू वाले डॉट्स क्या हैं, ये मॉलिक्यूल्स हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाटर वेपर के, ठीक, ब्लू वाले डॉट्स, ब्लैक वाले ड्राई एयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि एक्चुअली में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो ये कह रहा है इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड। अब मान लिया कि ये जो है ये कंडीशन थी एक्चुअल कंडीशन, ठीक है, कि ये सैचुरेटेड एयर नहीं है। अब इसके अंदर क्या है कि वाटर के भी मॉलिक्यूल्स हैं और हमारे उसके भी मॉलिक्यूल्स हैं, क्या कहते हैं, एयर, ड्राई एयर के भी, ठीक। अब जब सैचुरेशन कंडीशंस आ जाएगी तो उसके तब क्या हो जाएगा कि वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो होंगे ही, ठीक है, वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही, लेकिन उतने ही रह जाएंगे। लेकिन क्या हो जाएगा कि हमारा जो एयर है, ठीक है, ड्राई है, वो वाटर वेपर है, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है, पहले से ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहले थोड़ा कम था, अभी मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बना देता हूँ, ठीक है।
और ये कब ज़्यादा हो जाएगा, सेचुरेशन कंडीशंस के अंदर, ठीक है। सेचुरेशन जब कंडीशन आएगी तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो ये एक्चुअल कंडीशन है, जब सेचुरेटेड नहीं था तो उसमें क्या होगा कि ड्राई एयर के अंदर वाटर के कितना ग्राम हमारा वाटर वेपर है इस वॉल्यूम के अंदर, डिवाइड बाई उतने ही वॉल्यूम के अंदर जब एयर हमारी सेचुरेटेड हो गई, यानी उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो अपने अंदर वो ले सकती थी वो पहुंच चुका है, वो तो उसकी मात्रा है, ठीक है। यानी इसमें वाटर, ये वाला ब्लू वाला जो है बता रहा है इन सब का कितना ग्राम हो गया, ठीक है, पर मीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई इसका वाटर का यहाँ पे GS लगा देता हूँ, मान लिया कि ये सैचुरेटेड कंडीशंस में है उतने ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इसका ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये ग्राम डिवाइड बाई ग्राम पर सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है, ये आ जाएगा। इसकी एक्चुअल में कोई यूनिट नहीं आती है, ठीक, जैसे वहाँ पे नहीं आती थी उसकी, तो ये जनरली परसेंटेज में दिया जाता है, इसको जनरली हम किस में देते हैं, परसेंटेज के अंदर, ठीक। हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस में दिया जाता है, परसेंटेज में, उसको लिखा कैसे जाता है, RH के द्वारा, ठीक है, RH के द्वारा लिखते हैं, या जनरली हम इसको जो है फाई के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ऐसे बना के फाई, ठीक है, तो फाई के द्वारा भी इसको लिखा जाता है, ठीक। अब आता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या, इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिकॉर्डेड बाई द थर्मोमीटर। जनरली हम जो साधारण थर्मोमीटर है उसका यूज़ करके जो हम टेम्परेचर को निकालते हैं, वो टेम्परेचर कौन सा होता है, वो होता है हमारा टेम्परेचर जो रिकॉर्ड करता है वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब का टेम्परेचर जो हम कहने का मतलब जो हमारा थर्मोमीटर है वो पूरी तरीके से क्या है, वो पूरी तरीके से सूखा हुआ है और उसके अंदर कोई भी मॉइस्ट नहीं है, कोई पानी ये गहरा नहीं है, और उस कंडीशंस में वो जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है वो कौन सा टेम्परेचर होता है, हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। व्हेन इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट इन, हाँ, कहने का मतलब जब उसमें एयर के अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है, ऐसी कंडीशंस में लिया गया टेम्परेचर को बोलता हूँ मैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। फिर क्या आता है, वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, बस इसी ड्राई बल्ब का उल्टा, ड्राई का उल्टा वेट, तो वैसे वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या होगा कि इट इज़ द टेम्परेचर एयर रिकॉर्डेड बाय द थर्मोमीटर व्हेन इट्स बल्ब इज सराउंडेड बाय द वेट क्लॉथ। जब क्या होगा कि मान लो वो जो यहाँ पे आप दिखाऊँ रहा हूँ मैं आपको, ये देखो, ये एक स्लिंग साइक्रोमीटर है, यहाँ पे देख रहे हो कि इसके अंदर दो दे रखे हैं, दो कॉलम दे रखे हैं। इसके अंदर ये देखिए कि एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, एक वेट बल्ब टेम्परेचर निकालता करता है। देखो क्या है, ये ड्राई बल्ब, इसके अंदर क्या है, कोई मॉइस्ट एयर नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, ये एकदम सूखा हुआ है। और ये जब मैं किसी चीज़ को ऊपर लेके जाऊँगा, मान लीजिए इसका रिकॉर्ड करना है, तो वो बताएगा जो इसका जो टेम्परेचर स्केल जो बताएगा वो कौन सा टेम्परेचर बताएगा, वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। अब दूसरा क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर के केस में क्या होता है, इसके बल्ब के चारों तरफ मैं क्या करता हूँ, एक गीला कपड़ा लगा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर रखता है, मान लीजिए कोई डिवाइस इसके ऊपर रखता है, तो उस समय जो टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड होता है वो टेम्परेचर कौन सा होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है जब उस थर्मोमीटर के ऐसा टेम्परेचर रिकॉर्ड कर जब वाटर वेपर कोई मौजूद नहीं है। और दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे वाटर वेपर मौजूद है, वाटर वेपर जो, ठीक है, जैसे नम कपड़ा लगा देते हैं, ठीक है, एक क्लॉथ लगा देंगे तो उसके अंदर क्या होता है, वाटर वेपर मौजूद नहीं हो जाएगा, वाटर वेपर डिफ्यूज होकर क्या होगा, एयर के अंदर मिक्स होता रहेगा। तो ये जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है ये वेट बल्ब टेम्परेचर है।